नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजूमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर का विषय है ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो आपको पता लग जाता है कि गांवों में रहने वाले लोगों को ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोगों को शहरी या नगरीय कहते हैं, किंतु समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्रामीण व नगरीय समुदाय के अपने भिन्न अर्थ होते हैं। आज हम उन्हीं अर्थों की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत गांव का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, किंतु पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या के नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। ऐसा हमें पिछले कुछ दशकों की जनगणना के आंकड़ों से भी देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, व्याख्यान पर आगे वार्तालाप शुरू करने से पहले हम ग्रामीण व नगरीय समुदाय या समाज का अर्थ जान लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ग्रामीण समाज के अर्थ की हम बात करेंगे। ग्रामीण समाज जो है समाजशास्त्र में एक ऐसा समाज या एक ऐसा समुदाय है जो प्रकृति पर निर्भर है, अर्थात प्रकृति के उत्पादों पर निर्भर है। कहने का अभिप्राय यह भी है कि अधिकांश व्यवसाय कृषि से संबंधित है। आकार में छोटा हो, समूह का प्राथमिक रूप व घनिष्ठ अंतःक्रियाएं करने वाला समूह हो तो उसे हम ग्रामीण समाज कहते हैं। प्रकृति पर निर्भर होता है, आकार में छोटा हो। आकार में छोटा होने से अभिप्राय है कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो छोटा होता है, छोटी बसासत होती है। एक समूह का प्राथमिक रूप होता है। समूह के बारे में आप कक्षा 11 के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के समूह होते हैं, तो ग्रामीण समाज को सदैव से ही प्राथमिक प्रकार का समूह माना गया है और वह इसमें घनिष्ठ अंतःक्रियाएं होती है। घनिष्ठ अंतःक्रियाओं का अर्थ है कि इस समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात वे एक दूसरे को भली प्रकार से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ग्रामीण समुदाय की विशेषता या ग्रामीण समाज की विशेषता जो बताई गई है वो ये है कि प्रकृति पर निर्भर समुदाय होता है और आकार में छोटा होता है, समूह का प्राथमिक रूप होता है, घनिष्ठ अंतःक्रियाएं करने वाला समूह होता है। यदि अब हम नगरीय समाज या नगरीय समुदाय की बात करें तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल ही ग्रामीण समाज के विपरीत विशेषताओं वाला समाज होता है। ऐसा समाज जिसका प्रकृति से घनिष्ठ संबंध नहीं होता। वृत्त आकार हो का अर्थ है कि आकार में विशाल होता है, गांव से अपेक्षाकृत कई गुना भौगोलिक दृष्टि से बड़ा होता है। समूह का द्वितीयक रूप है। समूह जहां ग्रामीण समाज में प्राथमिक रूप में पाया जाता था, लेकिन शहरों में समूह का द्वितीयक रूप पाया जाता है और द्वितीयक रूप जो होता है वहां पे अवैयक्तिक संबंधों वाला समूह होता है। अवैयक्तिक संबंधों से अभिप्राय है कि लोग एक दूसरे को आपस में घनिष्ठता से नहीं जानते, वह एक दूसरे के प्रति अनजान बने रहते हैं, अपने काम से ही काम रखने वाले लोग होते हैं। और व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो गैर कृषि व्यवसायों पर निर्भर होता है। गैर कृषि का अभिप्राय है कि जो कृषि से इतर कोई भी व्यवसाय है, जिसमें कि यदि हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बात करें तो 3 प्रकार की क्रियाएं आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ग्रामीण समाज में जहां प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, अर्थात प्रकृति से सीधा जो उत्पादन होता है उस पर ग्रामीण समाज है वो निर्भर रहता है, किंतु नगरीय जो समाज है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पे निर्भर रहता है। इसी प्रकार से प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ग्रामीण समाज के जो लोग होते हैं उनमें से अधिकांश की जो जीविका है वो प्रकृति के ऊपर प्रत्यक्ष तौर से किए गए उत्पादन पर निर्भर रहती है। और अधिकांश जो विद्वान है समाजशास्त्र के, उन्होंने ग्रामीण समाज और ग्रामीण समुदाय का जो प्रयोग है वो एक ही अर्थ में किया है। ग्रामीण समाज की परिभाषा देते हुए विभिन्न विद्वान जो है
उन्होंने लिखा है, जैसे कि एक विद्वान जिनकी परिभाषा को मैं उद्धृत करना चाहूँगा वो है श्री सिमसे। श्री सिमसे जो विद्वान है उन्होंने ग्रामीण समाज में गांव के नाम का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्ती के रूप में किया है। ग्रामीण समाज की उत्पत्ति में कृषि का सर्वप्रथम योग रहा है, किंतु ऐसा नहीं है कि केवल कृषि के व्यवसायों की प्रधानता होने से ही कोई जो समुदाय है वो ग्रामीण या शहरी आधार पे हो जाता है। वस्तुतः संबंधों की घनिष्ठता और प्राथमिक संबंधों और उनकी अंतर्क्रियाओं के आधार पर भी जो है नगरीय या ग्रामीण समाज का वर्गीकरण भी किया जाता है। सैंडरसन महोदय ग्रामीण समाज की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ग्रामीण समाज जो है वो एक ऐसे प्राकृतिक केंद्र के आसपास संकेंद्रित एक बस्ती होती है जिसके प्राकृतिक हित जो है वो सामान्य होते हैं, जबकि शहरी समुदाय की विशेषता बताते हुए मेरिल महोदय ये कहते हैं कि शहरी या नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें अवैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने दोनों ही प्रकार के समुदाय या समाजों का अर्थ जाना और दोनों में ही पर्याप्त अंतर जो दोनों अर्थ के आधार पे, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है आप देख पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार इनके अंतर के बारे में आपको फिर से बता देता हूं। यदि आपको अंतर करने के लिए कहा जाए तो हम उनको कई आधार पर अंतर कर सकते हैं। आकार के आधार पे हम दोनों समुदायों में अंतर कर सकते हैं। एक तो जो आकार में जो ग्रामीण समाज या समुदाय है वो उसका आकार है छोटा होता है, और शहरी समुदाय या नगरीय जो समुदाय है उसका आकार है वो वृत्ताकार होता है या बड़ा होता है। एक व्यवसायों की बात करें तो इसमें प्रकृति पे निर्भर व्यवसायों की प्रधानता होती है, अर्थात जो कृषि के ऊपर निर्भर हैं वो जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, और यहाँ जो मुख्य व्यवसाय है वो गैर कृषि व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त प्रकृति से घनिष्ठ संबंध यहाँ पे नहीं होता है और परस्पर घनिष्ठ अंतक्रियाएं करने वाला समूह होता है ग्रामीण समाज, जबकि यहाँ पे अवैयक्तिक संबंधों वाला समूह होता है। तो व्यवसाय के आधार पे भी हमने अंतर जाना, आकार के आधार पे भी हमने अंतर जाना, और समूह के रूप के आधार की यदि हम बात करें तो समूह का प्राथमिक रूप जो है वो ग्रामीण समाज माना है और द्वितीयक रूप जो है वो शहरी या नगरीय समाज है वो माना गया है। तो इसी प्रकार से इन दोनों में जनसंख्या के आधार पर भी अंतर हो सकता है। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या है वो कम रहती है, शहरी समुदाय में जनसंख्या है वो ज्यादा रहती है। इसी प्रकार से परिवार या अन्य सामाजिक संस्थाओं के आधार पर भी हम ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से ग्रामीण और नगरीय समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, ग्रामीण समाज की प्रकृति या उसकी विशेषताओं पर हम नज़र डालें तो उसकी मुख्य विशेषताओं में जो संयुक्त परिवार है वह ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता है। जैसे कि आप जानते हैं कि परिवार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें एक और एक से अधिक दंपति के जो बच्चे हैं वो एक साथ अपने दादा दादी, चाचा चाची या ताया ताई के साथ रहते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक पीढ़ियों के जो लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार कहा जाता है किसी परिवार को। और ऐसी स्थिति में परिवार में आमतौर पे अधिक संख्या में लोग रहते हैं, उनका एक साझा चूल्हा होता है। परिवार का जो मुखिया होता है वह परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति होता है और उसी के कहने में समस्त परिवार का नियंत्रण होता है, उसी के कहे अनुसार परिवार में समस्त कार्य होता है। ऐसे परिवार में जो संपत्ति जो है बिल्कुल साझी होती है, पूजा पाठ एक साथ करते हैं, भोजन जो मिलके एक साथ करते हैं, और जो स्त्रियां जो है वो आर्थिक रूप से इतनी सबल नहीं होती, उन्हें प्राय पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और संयुक्त परिवार जो है वो ग्रामीण समाज की एक मुख्य विशेषता या उसकी प्रकृति हम कह सकते हैं। ऐसी प्रकृति गांव में परिवारों में आज आप आजकल भी देखते होंगे। तो संयुक्त परिवार जो है वो इसकी प्रमुख प्रकृति है। इसके बाद यदि हम व्यवसाय की बात करें तो इनकी मुख्य विशेषताओं में कृषि मुख्य व्यवसाय है। आपने सुना होगा प्यारे बच्चों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 65 से 70% जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
कृषि कार्यों पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह प्रतिशत और भी अधिक है। आप ने देखा होगा कि गाँव में कार्य करने वाले लोग या तो खेती करते हैं, जो लोग खेती नहीं करते या जिनके पास ज़मीनें नहीं होती वो खेती पर आधारित श्रम करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में यह व्यवस्था बदल रही है क्योंकि लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, किंतु कृषि आज भी मुख्य व्यवसाय है वो बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कृषि पर आधारित छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे कि चटाई उद्योग, कपड़ा, मिट्टी और धातु के उद्योग, गुड़ बनाना इत्यादि जो उद्योग है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सभी क्रियाएं, चाहे वो छोटे उद्योगों की क्रिया हो या कृषि की क्रियाएं हो, ये प्राथमिक क्रियाएं कृषि पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि जो है वो एक मुख्य व्यवसाय है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो जाति प्रथा। जाति प्रथा को मानते हैं गांव के लोग। फलस्वरूप आपने कई बार जाति पंचायत का नाम भी सुना होगा। गांव में जाति पंचायतें होती है। लोग अपनी जाति से बाहर अधिक संबंध नहीं रखते, अपने जात के लोगों से ही अधिक संबंध रखते हैं, उनका आपस में ही संबंध होता है। प्राय जातियों में ऊंच और नीच की भावना भी देखी जाती है। जहां शहरों में जाति प्रथा के बंधन बड़े कमजोर होते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की जाति जानने में उतनी रुचि नहीं रखता, किंतु गांव में जाति जो है वो एक प्रधान तत्व है और गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। उदाहरण के तौर पे एक जाति का जो काम है वो दूसरी जाति की सहायता के बिना ही संभव नहीं हो पाता। जैसे कि जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, इसी प्रकार से किसान जिन यंत्रों से कृषि करता है उन यंत्रों को ठीक करने का कार्य लोहार जाति के व्यक्ति करते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो दूसरी कामगार जातियां हैं वो भी एक दूसरे का हाथ बटाती है। लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज में जाति जो है वो एक प्रधान तत्व है। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाज की प्रकृति में जाति प्रथा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई प्रतीत होती है। कई बार जातीय मसलों को सुलझाने के लिए जाति पंचायत या खाप पंचायत जैसी संस्थाएं भी अस्तित्व में होती है और वह भी अपनी जाति के लोगों को पंचायत में समझौते करवाना या उन्हें निर्देश देने जैसा कार्य करती है। कई बार तो जाति पंचायतें न्यायपालिका की भूमिका में भी नजर आती है। तो प्यारे बच्चों, जाति प्रथा जो है वो गांव के अंदर अधिक प्रबल होती है शहरों के बजाय। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो बात है, जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा की अवधारणा विलियम वाइजर की देन है। विलियम वाइजर ने इसे जजमानी प्रथा का नाम दिया है। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि गांव में, जैसा कि मैंने अभी बताया भी, कि एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती है। कुछ प्राचीन समय में जब नकदी की अर्थव्यवस्था का इतना प्रचलन नहीं था या रुपए का इतना जो चलन है वो नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय या इस प्रकार की चीजें लोग करते थे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो जजमानी प्रथा के सहारे ही चलती थी। जजमानी प्रथा में क्या होता है कि कुछ जातियां जो है वो दूसरी जातियों को सेवाएं देने का कार्य करती है। जिन लोगों की सेवा की जाती है वे जजमान होते हैं और जो लोग सेवा करने वाली जातियों के होते हैं उन्हें परजन या कमीन कहा जाता है। विलियम वाइजर ने जजमानी प्रथा के बारे में बताते हुए लिखा है कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीढ़ थी। इसमें क्या होता है कि गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जाति के जो परिवारों के लोग हैं उनसे कुछ निश्चित सेवाओं की उम्मीद की जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जो एक किसान है वो खेती करता है और एक किसान जब खेती करता है तो उसके पास अन्न प्रचुर मात्रा में होता है या खाद्यान्न है वो प्रचुर मात्रा में होता है। इसी प्रकार से जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, लोहार जो है वो कृषि यंत्रों को पेना करना या उनको ठीक करने का कार्य, इसी प्रकार से जो हजाम है वो हजामत का कार्य करता था। आमतौर पे एक कामगार जाति का जो व्यक्ति होता था उसको 20 या 30 परिवारों के साथ वो एक
समझौता कर लेता था और उस समझौते के तहत उनको वर्ष भर वो सेवाएं देता था। जैसे कि वर्ष भर एक लोहार है, वो किसी किसान के कृषि यंत्रों को पैना करने का कार्य करता था और उसके बदले में जो उसका हिसाब किताब होता था वो वर्ष के अंत में कुछ एक निश्चित किलोग्राम अनाज के बदले में होता था। इसी प्रकार से जो किसान पशुपालन करता था उसके यहाँ दूध या दूध से बने हुए उत्पादों की प्रचुरता होती थी, तो वह बदले में अन्य सेवाएं दूसरी जाति के लोगों से ले लेता था और उन्हें दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं दे देता था। तो इस प्रकार से आपसी सामंजस्य से दोनों ही वर्गों का या भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों का जो कार्य है वो चल पड़ता था। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ भी प्राप्त हुए, जैसे कि उनको आर्थिक सुरक्षा मिली। आर्थिक सुरक्षा मिलने से मेरा अभिप्राय है कि उन्हें आर्थिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ा और वे गांव में आपस में ही अपना कार्य चला लेते थे। एक किस्म से इसको सामाजिक बीमा भी कहा गया है। सामाजिक बीमे से अभिप्राय है कि ये उनको एक प्रकार से सुरक्षा कवर देता था और इसके अतिरिक्त व्यावसायिक सुरक्षा उनको मिलती थी। व्यावसायिक सुरक्षा मिलने से अभिप्राय है कि उनका जो कार्य है वो बिल्कुल निश्चित होता था और इसके अतिरिक्त शांति और संतोष। विलियम वाइजर कहते हैं कि सेवा प्रदाता जातियों को भी और सेवा लेने वाली जातियों को भी ऐसा करके शांति और संतोष मिलता था। इससे कुछ नुकसान भी उन्होंने बताए हैं। उससे नुकसान जो हुए हैं उनमें से उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आर्थिक शोषण का है। विलियम वाइजर कहते हैं कि जो सेवा प्रदाता जातियां हैं उनके आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा खतरा इस प्रथा में रहता है। दुर्व्यवहार, कई बार उनको हीन या कमतर समझा जाता था और उनसे दुर्व्यवहार भी किया जाता था। समता के सिद्धांत के विपरीत, समानता के सिद्धांत के विपरीत ये व्यवस्था है। हालांकि भले ही ग्रामीण जीवन में इसका बड़ा महत्व हो, लेकिन यह समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं हो सकती और कुछ विद्वान इसे दास प्रथा का सूचक भी मानते हैं। अच्छे काम के लिए प्रेरणा का अभाव, ये भी इसकी एक बड़ी समस्या है कि जो कमीन जातियां हैं या जो परजन जातियां हैं वो अपनी सेवा को वहीं तक सीमित कर देती है और इससे उनमें और अधिक अच्छे कार्य करने का अभाव है वो पाया जाता है। और ये कहता है कि वर्ष के जो कार्य हैं उनका सही धन या सही मूल्य इनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही कुछ किलोग्राम अनाज या कुछ दूसरी वस्तुओं के बदले इसको तय कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जजमानी प्रथा जो है, जो कि विलियम वाइजर की देन थी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है और कई बार इससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें पूछा जाता है पेपर में कि जजमानी प्रथा से आप क्या समझते हैं। तो जजमानी प्रथा के बारे में आपको बताया भी गया है और ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता या प्रकृति के रूप में भी प्रमुख है। तो विलियम वाइजर की ये देन है और इसमें कुछ जातियां जो होती है वो सेवा प्रदाता जातियां होती है और कुछ सेवाएं लेने वाली जातियां होती है जिन्हें जजमान कहा जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये महत्वपूर्ण कड़ी है। मैंने इसके लाभ और हानि भी आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विशेषता या प्रकृति जो है वो ग्रामीण समुदाय की है, वो ये है कि पंचों व पंचायतों की प्रधानता। जैसे कि गांव में रहने वाले छात्र समझ भी सकते हैं कि पंचायत अर्थात 5 व्यक्तियों का समूह, और आपने पंच परमेश्वर की कहानी भी पढ़ी होगी या सुनी होगी। पंच परमेश्वर का अर्थात है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। गांव में आज भी उसी धारणा को माना जाता है, पंचों व पंचायतों की प्रधानता है, अर्थात कि ग्रामीण विवाद की स्थिति में या तो पंच के पास जाते हैं और पंचायत में ही अपना फैसला करवाते हैं। आमतौर पर पंचों और पंचायत का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि होता है, जबकि यदि शहरी लोग अपने विवाद की स्थिति में पुलिस या न्यायालय की शरण लेते हैं, उनके जीवन में पंचों और पंचायतों की प्रधानता नहीं होती। तो ये ग्रामीण जीवन की एक मुख्य प्रकृति है, पंचों और पंचायतों की प्रधानता। विचारधारा लिखा गया, क्षमा करें, विचारधारा। एक और जो महत्वपूर्ण है किंतु नकारात्मक है ये इनकी प्रकृति है ग्रामीण समाज की, भाग्यवादी विचारधारा। भाग्यवादी विचारधारा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गांव के जो लोग हैं वो भाग्यवादी विचारधारा के होते हैं, भाग्य पर अत्यधिक यकीन करते हैं
किसी भी प्रकार की विपदा, किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार के संकट को वो भाग्य या भगवान की देन मानते हैं। फलस्वरूप लोग जो हैं वो अंधविश्वासी भी होते हैं। वो ये मानते हैं कि वो चाहे कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही अच्छा कर्म कर लें, परंतु परिणाम वैसा ही होना है जैसा कि उनके भाग्य में लिखा हुआ है। इस संबंध में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि होई सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावई शाखा। तो गांव के लोग जो है वो इसको पूर्णतया मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो उनके भाग्य में है वो तो होना ही है, और इसलिए वो अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करते। जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आपने लोगों को यह कहते हुए तो सुना ही होगा कि ये उसके कर्मों का दुख है, उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और यदि या ऐसा आपने सुना होगा कि उसके पिछले जन्म के जो कर्म थे वो ठीक नहीं थे, उस वजह से उसको ये जो पीड़ा है या जो बीमारी उसको हुई है। तो कुल मिलाकर के जो गांव के लोग हैं वो भाग्यवादी विचारधारा के होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है सरल और सादा जीवन। तो ग्रामीण जो लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा सरल और सादा होता है। उनका पहनावा, भोजन और उनके जो रीति रिवाज है वो बड़े सादे होते हैं, सीधे सरल होते हैं। बेईमानी, चालाकी, धूर्तता जैसे अवगुण उनमें बहुत अधिक नहीं पाए जाते हैं। वो जैसे दिखाई देते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो सरल और सादा जीवन भी उनमें पाया जाता है। ग्रामीण समाज या समुदाय की प्रकृति या विशेषताओं की चर्चा करने के बाद अब हम नगरीय समुदाय या समाज की प्रकृति या विशेषताओं की चर्चा करना चाहेंगे। वैसे तो ग्रामीण समुदाय के विपरीत जो विशेषताएं हैं या जो विशेषताएं हमने ग्रामीण समुदाय में देखी उनसे बिल्कुल विपरीत विशेषताएं नगरीय समुदाय में आपको मिलेगी। फिर भी हम बारी बारी से इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो पहली बात हमने ग्रामीण समाज में देखी थी वो ये थी कि वहाँ संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। तो शहरों में या नगरों में जो है वो एकल परिवार की व्यवस्था होती है। एकल परिवार जो है उसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो एक ही छत के नीचे रहते हैं या एक साथ रहते हैं, और यहीं से परिवार का जो आकार है वो पूर्ण माना जाता है। अर्थात उसमें दादा दादी, चाचा चाची या ताया ताई इत्यादि लोग नहीं रहते हैं। एक ही दंपति के बच्चे उनके साथ रहते हैं, उनको एकल परिवार कहते हैं। जैसा कि लोग गांव से शहरों में जाते हैं रोजगार की तलाश में, तो वहाँ अपने पूरे संयुक्त परिवार के साथ बसना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए प्राय शहरों में एकल परिवार या नाभिकीय परिवार जो है वो पाया जाता है। तो एकल परिवार है वो शहरी समुदाय की एक विशेषताएं हैं, जबकि ग्रामीण समुदाय की विशेषता जो थी वो संयुक्त परिवार थी। इसके अतिरिक्त अधिक जनसंख्या, जहाँ हमने गाँवों में जब अर्थ जानते हुए देखा था कि छोटे आकार और कम जनसंख्या का जो क्षेत्र होता है, जबकि शहर जो है वो अधिक जनसंख्या का क्षेत्र होता है। भारत के अंदर शहर 5000 की जनसंख्या वाले किसी स्थान को शहर की संज्ञा दी गई है। 5000 या उससे अधिक की जनसंख्या वाले किसी स्थान को शहर की संख्या दी गई है। कुछ ऐसे भी जो हैं, जो नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, उन्हें महानगर कहा गया है। मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उनको कहा गया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और 2001 की यदि हम जनगणना की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी। लेकिन 2011 में जो ये आंकड़ा है वो 53 है, 53, यानी कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को यदि हम देखें तो 53 ऐसे शहर
हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिक जनसंख्या है वो शहरी समुदाय की विशेषता है। और इसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ कि अधिक जनसंख्या होने का कारण मुख्य तौर से प्रवासन है, यानी कि जो गांवों से रोजगार की तलाश में या बेहतर शिक्षा सुविधाओं की तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं। यही कारण है कि जो शहरी जनसंख्या है वो अधिक होती जा रही है। शहरी समुदाय की एक और जो नकारात्मक विशेषता ही कहूँगा वो है स्वार्थ और अवैयक्तिकता। अवैयक्तिकता और स्वार्थ। स्वार्थ का अर्थ है कि जो शहरी व्यक्ति हैं वो प्राय स्वार्थी माने जाते हैं, और ऐसा स्वार्थ के पीछे उनका कारण ये है कि वो अपने काम से काम रखते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं या व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो दूसरे लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाएं या बहुत अधिक उनसे संपर्क स्थापित करें, तो वो सिर्फ खुद में ही खोए रहते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा गया है कि उन्हें सिर्फ अपने आप तक ही वो सोच पाते हैं और फलस्वरूप उनका जो सामाजिक जीवन के जो संबंध हैं वो अवैयक्तिक हो जाते हैं। जहाँ गांव में जो लोग हैं एक दूसरे के दुख सुख में बहुत अधिक आते जाते हैं, वो एक दूसरे का दुख बांटते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उनमें घनिष्ठ संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं, वहाँ शहरों में अवैयक्तिक संबंध होते हैं। और एक और इसकी विशेषता है शहरी समुदाय की, वो है व्यसनशीलता। जो नशे हैं या लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो लत है बुरे व्यसनों की, वो शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। आपने सुना भी होगा कि आजकल आप नित्य अखबारों में पढ़ते हैं कि जो नशे के जो कारोबारी पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा या जांच एजेंसियों के द्वारा, और नए नए प्रकार के जो नशे या व्यसन है वो शहरों में ही अधिक मात्रा में प्रचलित होते हैं। तो व्यसनशीलता भी जो है वो शहरी या नगरीय समुदाय की एक विशेषता होती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये थोड़ा सा मैं इस पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, श्रम विभाजन। इसको मैंने अंडरलाइन किया है। श्रम विभाजन में विशेषीकरण, विशेषीकरण को मैं सर्कल कर रहा हूँ। विशेषीकरण का अर्थ है कि स्पेशलाइजेशन, एक विशेष प्रकार की योग्यताओं से लैस व्यक्ति। श्रम विभाजन की अवधारणा जो है वो दुर्खीम की देन है। जो समाज में हम जिस प्रकार का कार्य करते हैं, दुर्खीम कहते हैं कि वो कार्य प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार बांटा गया है। तो दुर्खीम ने दो प्रकार के श्रम विभाजन बताए थे, एक सरल श्रम विभाजन और एक विशेषीकृत श्रम विभाजन। तो जो शहरी समुदाय है उसमें श्रम विभाजन में विशेषीकरण होता है। विशेषीकरण का अभिप्राय है कि जैसे मान लीजिए कि शहरों में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, और जैसे कि कपड़ा उद्योग है उसमें अलग प्रकार के श्रमिक चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग है तो उसमें अलग प्रकार के जो श्रमिक है वो चाहिए। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न व्यवसायों को करने के जो लोग उनको चाहिए होते हैं उद्योग में, तो उनकी योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। भारी मशीनों के उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं उनको मशीनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको जो शिक्षा के क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो शहरी क्षेत्र में श्रम विभाजन में विशेषीकरण पाया जाता है। ये भी नगरीय समुदाय की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है जिसके आगे मैंने निशान लगाया है, धर्म का घटता प्रभाव। घटता को मैं विशेष तौर से अंडरलाइन करना चाहूँगा और वो ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में करना चाहूँगा कि जहाँ हमने देखा कि गांव के जो लोग हैं वो भाग्यवादी होते हैं। हमने ये जाना कि गांव के लोग जो हैं वो बीमारी के लिए भी उसके कर्मों को या परमात्मा को दोष देते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, बीमार व्यक्ति के बीमार होने पे अच्छा इलाज करवाने की बजाय झाड़ फूंक इत्यादि में विश्वास करते हैं। तो ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की चर्चा करते समय हम देख चुके हैं। लेकिन शहर में जो लोग हैं वो धर्म को इतना अधिक नहीं मानते। हाँ, कुछ लोग धर्म में आस्था जरूर रखते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी भाग दौड़ भरी होती है। तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो धर्म या धार्मिक क्रियाओं, धार्मिक कर्मकांडों और पूजा के लिए बहुत अधिक समय नहीं दे पाते। इसलिए धर्म का जो स्थान है वो बड़ा ही वहाँ पे घटता हुआ प्रतीत होता है। उसके स्थान पे वो तर्क को,
तर्क का ही जो प्रभाव है वो अधिक मानते हैं। तो इस प्रकार से शहरी जीवन की एक विशेषता है कि धर्म का जो प्रभाव है वो बड़ा ही वहाँ पे घटता हुआ या न्यून प्रभाव है, जिसको हम कह सकते हैं। एक और विशेषता है शहरी समुदाय की, वो ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता। हमने ग्रामीण समुदाय में या ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की चर्चा करते समय ये बात जानी थी कि संयुक्त परिवार में प्राय आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती और स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता तो बिल्कुल ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त परिवार में जो पारिवारिक मुखिया होता है वो परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति होता है और सभी कार्य उसके कहने से चलते हैं। किंतु शहरी क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो अधिक होती है। उसका कारण है कि शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों के जीवन का खर्च है वो अधिक होता है, इसलिए प्राय घर के सभी सदस्यों को काम करना पड़ता है। खास तौर से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है क्योंकि वे स्वयं नौकरी पेशा महिलाएं होती है, स्वयं एक आमदनी को अर्जित करती है और वे अपनी आमदनी के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो भी एक शहरी क्षेत्र की विशेषता है, शहरी समुदाय की विशेषता या नगरीय समुदाय की विशेषता है। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता दूं, एकल परिवार जो है वो गांव में संयुक्त परिवार की अपेक्षा शहरों में एकल परिवार, गांव में कम जनसंख्या की अपेक्षा शहरों में अधिक जनसंख्या, और गांव के अंदर जो है वो घनिष्ठ अंतरक्रिया वाले संबंधों की बजाय यहाँ स्वार्थ से भरे हुए और अवैयक्तिक संबंध, वैसनशीलता शहरों में अधिक होती है। श्रम विभाजन पे थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। इस अवधारणा के प्रतिपादक जो थे वो एमाइल दुर्खिम थे और उन्होंने दो प्रकार का श्रम विभाजन बताया था, एक सरल श्रम विभाजन या एक विशेषीकृत, यांत्रिक या सरल भी इसको हम कह सकते हैं। और शहरों में जो श्रम विभाजन है वो विशेषीकृत होता है, विशेषीकरण पर आधारित होता है। जो व्यक्ति जिस उद्योग में काम करता है और या जिस क्षेत्र में काम करता है उसके पास उस क्षेत्र से संबंधित योग्यताएं होना बड़ी आवश्यक है। धर्म का प्रभाव शहरों में बड़ा ही कम होता है गांव की तुलना में। गांव के लोग जहां अंधविश्वासी होते हैं वहीं शहरों के लोग जो है वो तार्किक होते हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता, हाँ एक बात मैं थोड़ी सी और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भले ही शहर में धर्म का प्रभाव कम होता है और गांव में अंधविश्वास का जो प्रभाव है बहुत अधिक होता है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं लेना चाहिए कि समस्त ग्रामीण ही अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा नहीं है, गांव में भी तर्कशील व्यक्ति होते हैं जो तर्क को मानते हैं और शहर में भी आपको अंधविश्वासी व्यक्ति मिलते हैं, परंतु सामान्यतः जो है वो शहर में धर्म का प्रभाव है वो कम होता है। ग्रामीण समाज या समुदाय और नगरीय समाज दोनों की अर्थ और विशेषताओं को जानने के बाद हम लोग इन दोनों ही समुदायों में समानता और असमानता में भेद करने में सक्षम रहेंगे। हमें इनकी विशेषताओं का अच्छे से पता चलेगा और इनके बारे में प्राय प्रचलित अवधारणाओं का भी हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त हमने श्रम विभाजन की अवधारणा को जाना, इसके अतिरिक्त नगरीय परिभाषा को जाना और महानगरों की परिभाषा को जाना, महानगरों की जो संख्या है उनको जाना। तो ये दोनों अवधारणाएं समाज शास्त्र और आपके पाठ्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।